हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 12th साइंस बायोलॉजी का पार्ट नंबर 21 स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी ऑनलाइन कक्षा कुछ दिनों के लिए बंद कर दी गई थी कुछ तकनीकी कमी के कारण। आज हम फिर से इसको सुचारू रूप से चालू कर रहे हैं। जो हमारा पार्ट नंबर 21 है जूलॉजी का, उसका नाम है मानव का अध्यावरणी तंत्र। मानव का अध्यावरणी तंत्र अर्थात मानव का जो इम्यूनिटरी सिस्टम है इम्यूनिटरी सिस्टम, जो अध्यावरणी तंत्र है बाहर का आवरण का, मानव का जो शरीर है वो बाह्य आवरण के रूप में, शरीर पर बाह्य आवरण के रूप में त्वचा पाई जाती है, जिसे हम अध्यावरणी तंत्र कहते हैं। ये त्वचा और त्वचा से निकले हुए कुछ जो व्युत्पत्ति है, त्वचा से बने हुए कुछ तंत्र है, रचनाएं हैं, उनसे मिलकर ये बनता है। मानव की त्वचा में मीसोडर्मल जो कोशिकाएं होती है, बाहरी जो कोशिकाएं होती है वो वर्णक मेलेनिन युक्त होती है, यानी एक रंग का वर्णक पाया जाता है मेलेनिन, उससे ये बनी हुई रहती है। इसके अलावा ये संयोजी ऊतक द्वारा, तरल संयोजी ऊतक होता है, उसके द्वारा नीचे से पाई जाने वाली जो पेशियां होती है उनके द्वारा ये जुड़ी हुई रहती है। इसके अलावा त्वचा का जो पेशी स्तर होता है, हमारा जो त्वचा का जो पेशी स्तर होता है, पेशी युक्त जो स्तर होता है, वो देहव्यूह उपकला मिलकर देहभित्ति, यानी पेशी स्तर, देहव्यूह उपकला, ये सब मिलकर के क्या करती है, देहभित्ति का निर्माण करती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे त्वचा का आवरण, त्वचा की ओतिकी अर्थात आवरण, जो बाह्य आवरण है वो क्या है। मानव की जो त्वचा है उसमें दो प्रमुख स्तर होते हैं। एक स्तर होता है अधिचर्म और जो दूसरा स्तर होता है वो होता है चर्म। अधिचर्म और चर्म, बाहर की अवस्था, अंदर की। सबसे पहले एपिडर्मिस, इसको हम एपिडर्मिस भी कहते हैं। एपिडर्मिस ये भ्रूण एक्टोडर्म से बनती है। भ्रूण की बाह्य त्वचा जो होती है उससे मिलकर बनती है। इसमें रुधिर वाहिनियां नहीं पाई जाती। इसके अलावा शरीर के भिन्न भिन्न भागों में इसकी जो मोटाइयां होती है वो अलग अलग होती है, यानी कहीं पर मोटाई ज़्यादा होगी, कहीं पर कम होगी। जिन भागों में रगड़ लगती है, जो भाग ज़्यादा काम में आते हैं, जो घर्षण के काम में आते हैं ज़्यादा, वहाँ पर ये सबसे अधिक मोटी होती है, जैसे हाथ की हथेलियाँ या पैरों के तलवे। इसके अलावा जो कम आते हैं या कुछ भागों पर, जैसे नेत्र है, नेत्र व कोर्निया की कुछ ये जो एक्टोडर्म होती है बिल्कुल पतली होती है। अधिचर्म की जो कोशिकाएं होती है वो अनेक परतों की बनी होती है, अनेक आवरण पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्तरित। क्या कहते हैं, स्तरित एपिथीलियम, स्तरित एपिथीलियल ऊतक, स्तरित एपिथीलियल ऊतक, स्तरित एपिथीलियल ऊतक कहते हैं। भीतर से बाहर की ओर, अगर हम जैसे मान लो ये त्वचा है, इसमें भीतर से अंदर से बाहर की ओर चले, है ना, तो ये क्रमशः 5 स्तर इसमें पाए जाते हैं। भीतर से बाहर की ओर अगर हम चलते हैं तो सबसे इसमें स्तर पाए जाते हैं 5। सबसे पहला जो अंदर, सबसे अंदर जो स्तर होता है वो होता है अंकुरण स्तर, या मेलपीगी स्तर भी इसको कहते हैं। मेलपीगी स्तर भी इसको हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये अधिचर्म, जो ये अधिचर्म है, इसका सबसे क्या है, आंतरिक भाग, सबसे अंदर वाला भाग होता है, जो चर्म के ठीक बाहर स्थित होता है। इसके अंदर क्या स्थित होती है, चर्म, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अधिचर्म बाहर वाले स्तर की। तो अधिचर्म का जो सबसे आंतरिक स्तर होता है, जो चर्म के बाहर होता है, वो होता है अंकुरण स्तर या मेलपीगी स्तर। इस स्तर की कोशिकाएं कैसी होती है, जीवित होती है। इस स्तर की जो कोशिकाएं होती है वो जीवित होती है। इसके अलावा ये चर्म से निर्मित आधार कला से, जो इसके अंदर जो चर्म पाई जाती है उससे बनी हुई जो आधार कला होती है, झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली होती है, उससे ये चिपकी रहती है। इसके अलावा ये स्तर स्तंभाकार कोशिकाओं, स्तंभाकार कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये स्तर चर्म में स्थित जो रुधिर कोशिकाएं होती है उससे पोषण ग्रहण करता है। ये स्तर जो अंकुरण स्तर है, ये क्या करता है कि चर्म में जो कोशिकाएं स्थित होती है उनसे, उन रुधिर कोशिकाओं से ये अपना क्या करता है,
पोषण प्राप्त करता है। इसकी कोशिकाएं सदैव विभाजित होती रहती है, सदैव विभाजित होती रहती है, विभाजनशील अवस्था में ये पाई जाती है और नई नई परतें बना करके बाहर की ओर ये क्या होती है, खिसकती रहती है। नई नई परतें बना करके ये बाहर की ओर आती रहती है। इसके अलावा इस स्तर की जो कोशिकाएं होती है जगह जगह पर कगारों के रूप में, कगार यानी कि खांचों के रूप में, जगह जगह कगार के रूप में बाहर की ओर उभरी हुई रहती है। ऐसे ऐसे खांचे, एक खांचे पाए जाते हैं, तो ये उभरी हुई रहती है। इन उभारों को हम कहते हैं रेटेपैक्स कहते हैं। इन उभारों को क्या कहते हैं, रेटेपैक्स। इसके अलावा वर्णक कोशिकाएं इन कोशिकाओं के बीच में, इन कोशिकाओं के बीच में उपस्थित होती है। जो रंग की जो कोशिकाएं होती है, वर्णक की जो कोशिकाएं होती है, इन कोशिकाओं के बीच में, इन जो वर्णपेक कोशिकाएं होती हैं इनके बीच में स्थित होती है, त्वचा को रंग प्रदान करती है। ये जो वर्णक कोशिकाएं होती है वो त्वचा को रंग प्रदान करती है। इनमें मिलेनिन वर्णक भरा रहता है, जिसको हमने पहले पढ़ चुके हैं कि मिलेनिन जो मिलेनिन युक्त वर्णक युक्त पाई जाती है। तो इस प्रकार ये अंकुरण स्तर जो पहला भाग है किसका, अधिचरण का 5 स्तरों से मिलकर बना होता है। पहला अंकुरण स्तर। दूसरा आता है इसका सूल स्तर, दूसरा आता है इसका सूल स्तर, या इसको कहते हैं स्पाइनोसम। स्पाइनोसम स्तर। अंकुरण स्तर जो पहला स्तर है अंकुरण स्तर या मेलपीकी स्तर के बाहर, ये सेकंड स्तर पर होता है। पहला तो अंकुरण स्तर हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, सूल स्तर या मेलपीकी स्तर। एक बाहर स्थित कई कतारों की कोशिकाओं में, कई कतार की कोशिकाएं इसमें इसके अंदर पाई जाती है। बहुकोणीय होती है, बहुकोणीय यानी कोणों के रूप में, बहुत सारे कोणों के रूप में ये डिवाइडेशन होती है और शाखित दिखाई देती है, शाखाओं में ये बटी रहती है। इस स्तर का कार्य अधिचरण को दृढ़ता प्रदान करना है। इसका मुख्य कार्य क्या है, इस अधिचरण को दृढ़ता प्रदान करना, दृढ़ता प्रदान करवाती है। तीसरा स्तर जो होता है वो होता है कणी स्तर। कणी स्तर या इसको ग्रेन्युलोसम क्या कहते हैं, ग्रेन्युलोसम स्तर कहते हैं, जो कहाँ स्थित होता है, इसके बाहर, सूल स्तर के बाहर। सूल स्तर के बाहर की ओर 5-6 परतों की कोशिकाएं जो होती है, 5-6 परतों में ये पाई जाती है। 5-6 परतों की जो कोशिकाएं होती है वो होता है कणी स्तर या ग्रेनुलोसम स्तर इसको कहते हैं। इस स्तर की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में, इस स्तर का जो कोशिका द्रव्य होता है उस कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है, केरेटोहाइलिन नामक, इसको हम कह सकते हैं केरेटोहाइलिन नामक प्रोटीन के सूक्ष्म कण इसमें भरे हुए रहते हैं। तीसरे स्तर में, कणी स्तर में। चौथा जो स्तर होता है वो होता है स्वच्छ स्तर या ल्यूसीडियम, या इसको कहते हैं ल्यूसीडियम स्तर इसको हम कहते हैं। ये कणी स्तर के बाहर, जो चौथा स्तर हो गया वो है कणी स्तर के बाहर की जो 3-4 परतें, ये 3-4 भागों में डिवाइडेशन रहता है। चपटी कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं को एलिडीन क्या है, एलिडीन नामक जो पदार्थ है वो इसके अंदर भरा रहता है। ये 3-4 कोशिकाओं का स्तर होता है। चपटी कोशिकाएं होती है, इसमें 5-6 कोशिकाएं होती है और ये शाखित होती है। इसमें जो केरेटोहाइलिन जो कणी स्तर में पाया जाता था वो उसके विघटन से ये बनता है। ये पदार्थ जो है किससे बनता है, इस केरेटोहाइलिन के विघटन से ये पदार्थ बनता है। ये कोशिकाएं पारदर्शी हो जाती है, सो इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, स्वच्छ स्तर कह रहे हैं। इसे अवरोधक स्तर भी कहते हैं क्योंकि इससे त्वचा जलरोधी हो जाती है। पारदर्शी हो गया ना तो इसमें जलरोधी भाग हो जाएगा, यानी जल को या आवागमन से क्या करती है, रोक देती है। इसके अलावा जो 5वां स्तर है वो है किरण स्तर, जिसको हम क्या कहते हैं, कोर्नियम स्तर भी कहते हैं। ये अधिचर्म का सबसे बाहरी भाग होता है। 5वां स्तर जो है ये वाला 5वां स्तर कणी जो स्वच्छ स्तर है उसके बाहर का, और अधिचर्म का सबसे बाहरी स्तर है जो चपटी और पतली सल्काकार, आकार कैसा इसका होता है, सल्काकार कोशिकाओं का ये बना होता है। ये कोशिकाएं निर्जीव हो जाती है। सजीव जीवित कोशिकाएं तो अंदर वाली, ये जो बाहर वाली होती है वो निर्जीव हो जाती है। इनमें विभाजन की क्षमता
नहीं पाई जाती, क्योंकि इनका जो एलिडीन युक्त जो पदार्थ होता है वो कोशिका द्रव्य इसका क्या हो जाता है, सूख जाता है, स्वच्छ स्तर तक ही होता है। बाकी जो बाहरी स्तर का जो या किन स्तर का जो कोशिका द्रव्य होता है, कोई एलिडीन युक्त कोशिका द्रव्य, वो सूख जाता है। और मृत पदार्थ होर्न, मृत पदार्थ क्या बनता है, होर्न बनता है, या इसको क्या कह सकते हैं, कीरेटिन भी कह सकते हैं। ये स्तर सबसे मोटा होता है। इसके अलावा क्योंकि इस स्तर में कोशिकाओं की कितनी परतें पाई जाती है, 8 से 10 परतें पाई जाती है, इसलिए इसे स्तर सबसे, बाकी 5 से 4 स्तरों से ये मोटा होता है। तलवों और हथेली पर किन स्तर अधिक मोटा होता है, तलवों पर और जो हथेली होती है उस पर किन स्तर क्या होता है, मोटा होता है, क्योंकि ये ज़्यादा काम में आते हैं। किन स्तर की जो कोशिकाएं होती है, निर्जीव और चपटी और पतली होती है। निर्जीव होती है, चपटी होती है, पतली होती है, जो अंकुरण स्तर से लगातार, जो अंकुरण स्तर है वो लगातार वृद्धि के कारण ऊपर खिसकती है। ये अंकुरण इसमें लगातार खिसक जाती है, तो ये ऊपर की ओर खिसकती जाती है। ये ऊपर की जो बाहरी त्वचा होती है ऊपर की ओर खिसकती जाती है और त्वचा से अलग होती रहती है। इससे त्वचा की सफाई होती रहती है तथा त्वचा जीवाणु रहित होती रहती है। इसमें भी वजन पाया जाता है, तो वो बाहर की ओर खिसकती रहती है, जैसे ये त्वचा के पास आकर के ये बाहर की ओर निकलती जाती है, जीवाणु रहित हो जाती है। इसके अलावा एक होता है श्रृंगी भवन, एक भाग होता है इसका श्रृंगी भवन। श्रृंगी भवन अधिचर्म की जो बाहरी कोशिकाओं, अधिचर्म की जो बाहरी कोशिकाएं होती है सबसे बाहर कोशिकाओं से निर्जीव क्रिएटिन बनने की जो प्रक्रिया है, निर्जीव जो क्रिएटिन बनता है ये होर्न बनता है, किसे एलिडीन सूख करके जो यूरेनिया क्रिएटिन पदार्थ बनता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्रिएटिनाइजेशन। इसको हम कहते हैं क्रिएटिनाइजेशन, या जिसको हम कह सकते हैं श्रृंगी भवन। मानव में इस प्रक्रिया द्वारा क्या होता है कि सुरक्षा हेतु बाह्य जो कंकाल होते हैं उसके विभिन्न अंग बन जाते हैं, क्योंकि निर्जीव हो जाता है सूख जाने से, जिससे मानव के जो बाहरी आवरण होते हैं, बाहरी अंग होते हैं वो बनते हैं, जैसे कि बाल है, नाखून है, ये अंग बन जाते हैं जो कि निर्जीव अवस्था में होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा पहला जो अधिचर्म का जो भाग है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। इनको हम दोबारा से पढ़े। अधिचर्म जो है वो सबसे भारी स्तर होता है और ये स्तरित एपिथेलियल ऊतक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये अंदर से बाहर की ओर अगर हम चलते हैं तो ये किस प्रकार बनता है, 5 परतों, अंकुरण स्तर, शूल स्तर, कर्ण स्तर, स्वच्छ स्तर, किरण स्तर, ये 5। अंकुरण स्तर में जीव, जिसको हम एलपी स्तर भी कहते हैं, इसको जीवित कोशिकाएं पाई जाती है, सबसे अंदर की ओर होता है और इसकी पेशियां जो चर्म वाली कोशिकाएं होती है उससे जुड़ी हुई रहती है, उसी से वो पोषण प्राप्त करती है। शूल स्तर में जिसको स्पाइनोसम कहते हैं, ये साकित होता है, ये अधिचर्म को क्या करता है, दृढ़ता प्रदान करता है। इसके अलावा कर्ण स्तर जिसको ग्रेनुलोसम कहते हैं, 5-6 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, चपटी होती है। इसके अलावा केरेटोहाइड, इसमें क्या होता है कि जो जीवद्रव्य पदार्थ होता है वो क्या करता है, केरेटोहाइलिन नामक पदार्थ का निर्माण करता है। चौथा है जो स्वच्छ स्तर है, इसमें भी जो जीव द्रव्य होता है वो पारदर्शी होता है, स्वच्छ हो जाता है और ल्यूसिडीन इसको कहते हैं, एलिडीन नामक पदार्थ का निर्माण करता है। 3-4 कोशिकाओं से मिलकर ये बना होता है। 5वां और जो अंतिम स्तर इसकी निर्जीव कोशिकाएं होती हैं, किन स्तर इसको कहते हैं, कोर्नियम कह सकते हैं। इसकी कोशिकाएं चपटी, पतली, शल्काकार हो सकती है। जो स्वच्छ जल का जो जीव द्रव्य पदार्थ होता है एलिडीन नामक, वो सूख करके होर्न या क्रिएटिन नामक पदार्थ का निर्माण कर लेता है और इसके निर्माण की प्रक्रिया को क्रिएटिनाइजेशन या श्रृंगी भवन कहा जाता है। इस प्रकार हमारा जो पहला भाग है अधिचर्म वाला वो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हम इसका दूसरा पार्ट जो है वो हम पढ़ेंगे, वो है हमारा चर्म। कौन सा भाग है दूसरा, चर्म। जो अधिचर्म के नीचे वाला जो भाग होता है वो होता है चर्म। ये भ्रूणीय मेसोडर्म से निर्मित त्वचा का भीतरी भाग होता है। भ्रूणीय मेसोडर्म आंतरिक जो त्वचा होती है उससे मिलकर के ये बना होता है, भीतरी भाग होता है। ये अधिचर्म के नीचे स्थित होता है। अधिचर्म के नीचे ये भाग पाया जाता है, अधिचर्म के नीचे ये भाग पाया जाता है और अधिचर्म से लगभग 2 से 3 गुना मोटा होता है। अगर अधिचर्म की मोटाई 1 सेमी है तो इसकी 2 से 3 सेमी मोटाई होगी चर्म की। ये लोचदार और मजबूत भाग बनाता है। कैसा होता है, लोचदार, यानी भाग को क्या कर देता है, लोच दिलाता है, मुलायम कर देता है और मजबूत बनाता है। लोच भी देता है, मजबूत बनाता है ताकि वो टूटे नहीं। इस स्तर का अधिकांश भाग तंतुमय संयोजी, जो तंतुमय संयोजी ऊतक होते हैं उनसे ये मिलकर बना होता है। इसमें श्वेत कोलेजन तंतु पाए जाते हैं जो हमारे रक्त में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा पीले लचीले तंतु पाए जाते हैं। इसके अलावा रुधिर वाहिनियाँ पाई जाती है। इसके अलावा तंत्रिकाएं पाई जाती है, अरेखित पेशियां पाई जाती है, तंतु पाए जाते हैं, त्वक संदेशक पाए जाते हैं, स्वेदांग,
त्वक ग्रंथियां जो संदेशों को लाने ले जाने के लिए काम करती है वो पाई जाती है। रोम पुट्टिकाएं, छोटी छोटी रोम कोशिकाएं पाई जाती है। ये सब संरचनाएं इसके अंदर पाई जाती है। किसके अंदर? चर्म के अंदर। चर्म को दो भागों में विभाजित किया गया है। इसके भी दो भाग हैं, इसके भी दो भाग हैं। एक तो है पेपिलरी स्तर, पेपिलरी स्तर, और इसका जो दूसरा भाग है वो है जालिका स्तर। दो भाग हैं इसके, पेपिलरी स्तर और जालिका स्तर। जो पहला स्तर है पेपिलरी स्तर, ये पतला होता है। इसकी विशेषता क्या है? ये पतला होता है। इसके अलावा इसमें पतले कोलेजन तंतु, पतले कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। इसके अलावा लचीले तंतु पाए जाते हैं, पतले और लचीले कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। रुधिर वाहिनियों की जो अधिकता होती है, रुधिर वाहिनियां हैं वो ज्यादा पाई जाती है। इसमें रसांकुर समान प्रवर्ध निकले थे, रसांकुर के समान क्या निकलते रहते हैं? इसमें प्रवर्ध निकलते हैं। और अधिचर्म इसी पर टिकी होती है। अधिचर्म जो होती है वो इसी से संपर्क में रहती है, इसी पर टिकी रहती है अधिचर्म। दूसरा जो है वो है जालिका स्तर। रेटिकुलर स्तर मोटा होता है। इसका जो ये जो जालिका स्तर, इसको हम क्या कह सकते हैं? रेटिकुलर स्तर भी कह सकते हैं। इसको हम पेपिलरी स्तर कह ही रहे हैं। तो जो रेटिकुलर स्तर है, ये जालिका स्तर है, वो थोड़ा मोटा होता है। और इसमें तंतु जो है, इसमें तो पतले लचीले होते हैं, ये पतला होता है। ये कैसा होता है? मोटा होता है। और जो भी तंतु होते हैं वो क्या होते हैं? मोटे होते हैं और दूर दूर तक फैले रहते हैं। जो भी तंतु रहते हैं वो मोटे और दूर दूर तक फैले रहते हैं। इस भाग में क्या क्या पाया जाता है? त्वक ग्रंथियां पाई जाती है, रोम पुट्टिकाएं पाई जाती है। इसके अलावा त्वक संविधान और वसीय वसा का स्तर भी इसी के अंदर पाया जाता है। चर्म का जो निचला भाग होता है उसमें मोटा वसीय उत्तक का स्तर पाया जाता है। चर्म का जो निचला स्तर होता है उसमें क्या पाया जाता है? मोटा वसीय उत्तक, मोटा वसीय उत्तक का स्तर पाया जाता है, जो ताप रोधी स्तर बनाता है। ताप का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह त्वचा को क्या करता है? सुडौल बनाए रखने में भी सहायक होता है। सुडौल यानी आकर्षक बनाए रखने में मदद करता है। अब ये दो पॉइंट हो गए हमारे चर्म के, लोचदार पेपिलरी स्तर और जालिका स्तर। ये लोचदार होता है, मजबूत बनाता है अपनी त्वचा को। पेपिलरी स्तर में पतले होते हैं, जो भी कोलेजन तंतु लचीले तंतु पाए जाते हैं वो पतले पाए जाते हैं और अधिचर्म इसी पे टिकी रहती है। दूसरा है जालिका स्तर, जो मोटा होता है। इसमें जो तंतु पाए जाते हैं, त्वक ग्रंथियां पाई जाती है, वो मोटे होते हैं, दूर दूर पाए जाते हैं। निचला स्तर जो होता है मोटा वसीय उत्तकों का बना होता है, त्वचा को सुडौल बनाने में मदद करता है। इस प्रकार चर्म और अधिचर्म का जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा त्वचा की व्युत्पन्न। त्वचा के व्युत्पन्न, त्वचा के व्युत्पन्न अर्थात मानव की त्वचा में विशेष रचनाएं पाई जाती है जिन्हें त्वचा के व्युत्पन्न कहते हैं। यानी त्वचा से मिलकर के ही कई प्रकार की रचनाएं पाई जाती है जो त्वचा से निर्मित होती है, त्वचा से मिलकर बनी होती है, वो त्वचा से निकली हुई रहती है, जिनको हम त्वचा के व्युत्पन्न कहते हैं। सबसे पहला है रोम व इनकी संरचना। रोम भी त्वचा से निकलते हैं। रोम अधिचर्म की सजीव और सक्रिय मेलपीगी स्तर से बनते हैं। अधिचर्म की जो सजीव कोशिका होती है अधिचर्म से मिलकर बनती है, अधिचर्म से निकलती है। इसके अलावा सजीव और सक्रिय स्तर की जो मेलपीगी जो स्तर होता है उससे मिलकर बने होते हैं। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। इसके कौन कौन से भाग होते हैं? सबसे पहले तो क्या होता है? सबसे पहले जो इसके भाग होते हैं इसमें आता है पहला रोम पुट्टक। कौन सा होता है? रोम पुट्टक। रोम पुट्टक अर्थात रोम का आधार भाग। जो रोम का आधार भाग होता है, रोम यानी होते हैं बाल, रोम यानी होते हैं बाल। जो रोम का आधार भाग होता है वो चर्म में धंसा रहता है। रोम का जो आधार भाग होता है वो चर्म से निकलता है, चर्म से धंसा रहता है और थैली के आकार की रचना बनाता है। थैली के आकार की रचना बनाता है। इस थैली के आकार को क्या कहते हैं? रोम पुट्टक कहा जाता है। जो थैली के आकार होता है उसको हम रोम पुट्टक कहते हैं। पुट्टक की भित्ति दो स्तरों की बनी होती है। इसके कितने स्तर होते हैं? दो स्तरों की ये बनी होती है। एक तो तंतु में भारी स्तर, और एक होता है अधिचर्म की कोश के विस्तर। एक तो होता है अधिचर्म का कोश की स्तर, अधिचर्म से मिला हुआ, और एक होता है चर्म से, तंतु में जो भारी स्तर होता है। ये दो स्तर होते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है रोम की
जड़ रोम पुटक हो गया जो अंदर धसा रहता है चर्म के अंदर। रोम की जड़ रोम पुटक के तल पर स्थित। रोम पुटक का जो ऊपरी भाग होता है, रोम पुटक तो चर्म के अंदर धसा रहता है, उसका जस्ट ऊपर वाला जो भाग होता है तल पर स्थित कोशिकाएं सक्रियता से विभाजित होती रहती है। जो इसके ऊपर वाली जो कोशिकाएं होती है वो सक्रियता से क्या होती रहती है, विभाजित तो होती रहती है, तथा इन्हीं से रोम की जड़ का निर्माण होता है। इन सक्रियता के कारण रोम पुटक की जो ऊपर की कोशिकाएं होती है जिनमें सक्रियता विभाजन पाया जाता है, उससे ही क्या करती है, रोम की जड़ों का निर्माण होता है। जड़ चर्म में धसी रहती है, इससे मिली हुई रहती है। तीसरा जो भाग होता है वो होता है रोम पेपिला। रोम पेपिला तीसरा भाग है इसका, रोम पेपिला। रोम पुटक के पेंदे पर एक छिछला खड्डा होता है और इसमें चर्म की रुधिर कोशिकाएं एक घना गुच्छा बनाती है। रोम पुटक जो होता है उसकी जो कोशिकाएं होती है, पेंदा जो इसका पेंदा होता है उसमें एक छिछला खड्डा होता है और इसमें चर्म की जो रुधिर कोशिकाएं होती है, इस चर्म की जो रुधिर कोशिकाएं होती हैं वो एक घना गुच्छा बना लेती है, ऐसे घना गुच्छा बना लेती है चर्म की कोशिकाएं। इस गुच्छे को क्या कहते हैं, इस गुच्छे को जो छिछला खड्डे के रूप में होती है उसको कहते हैं हम रोम पेपिला कहते हैं। इस पेपिला से रुधिर कोशिकाएं, इस रोम पेपिला से जो रुधिर कोशिकाओं द्वारा जो पोषक पदार्थ होते हैं वो कहाँ पहुँचाए जाते हैं, रोम की जड़ तक पहुँचाए जाते हैं। रोम की जड़ तक पहुँचाया जाता है। पुट्टिका के भीतर जो पेपिला का स्तर होता है, पेपिला के ऊपर का जड़ का भाग, पुट्टिका के भीतर, पेपिला के ऊपर और पुट्टक के तो ऊपर, पेपिला के नीचे जो जड़ का भाग है गांठ के रूप में फूलकर, गांठ के रूप में ये ऐसे गांठ के रूप में फूल जाता है और एक बल्ब के रूप में निर्माण कर लेता है। चौथा जो भाग होता है वो होता है रोम कांड। चर्म से बाहर त्वचा की सतह पर, जो चर्म से बाहर जो त्वचा की सतह पर निकला हुआ रोम का ठोस भाग, रोम यानी बाल का जो ठोस भाग होता है जो त्वचा से चर्म से बाहर की ओर निकला रहता है उसको हम कहते हैं रोम कांड कहते हैं। ये रोम का निर्जीव भाग होता है, इसमें ना ही रुधिर कोशिकाएं होती है ना कोई जीव द्रव्य होता है, क्योंकि इस भाग तक पहुंचते पहुंचते रोम की कोशिकाओं में क्या हो जाती है, किरेटिनीकरण हो जाता है। रोम कांड के 3 भाग होते हैं जो चर्म के बाहर निकलते हैं, जो निर्जीव होते हैं, इसमें किरेटिनीकरण की अवस्था आ जाती है जिसको निर्जीव अवस्था में पाया जाता है। इसके 3 भाग होते हैं, एक तो होती है उपत्वचा, इसके 3 भाग हैं, एक तो उपत्वचा, एक वल्कुट और एक है मध्यांश। मध्यांश को हम कहते हैं मेडुला, वल्कुट को कोर्टेक्स और उपत्वचा को कहते हैं हम क्यूटिकल। तो ये तो है क्यूटिकल, किसके भाग है, ये रोम कांड के। जो रोम का सबसे बाहरी स्तर होता है, रोम जैसे ये रोम है तो इसका जो सबसे बाहरी स्तर है वो हो गया उपत्वचा या क्यूटिकल, सबसे बाहरी भाग होता है। इसमें परस्पर सटी हुई बहुकोणीय कोशिकाएं पाई जाती है, बहुकोणीय कोशिकाएं पाई जाती है सटी हुई आपस में। कोशिकाएं रोम का अक्ष बनाती है, बाहरी आवरण बनाती है। दूसरा जो है रोम का सबसे बाहरी स्तर होता है, अत्यंत महीन होती है, उपत्वचा सबसे महीन होती है, एक कोशिकीय स्तर व मोटा स्तर होता है। इसकी कोशिकाएं सल्क रूपी होती है, कांटे के समान, बाहर की ओर निकली हुई कांटे के समान रहती है और परस्पर आच्छादित रहती हुई एक दूसरे से ये जो टिकी हुई रहती है ऊपरी जो। और दूसरा है वल्कुट, ये मध्य का स्तर होता है, अंदर वाला, इसके अंदर वाला मध्य का स्तर होता है वो होता है वल्कुट, जिसको हम कहते हैं कोर्टेक्स। इसमें कोशिकाओं के कई स्तर पाए जाते हैं, कोशिकाएं कई स्तरों पर पाई जाती है। इसके अलावा इस स्तर की कोशिकाओं के मध्य, इस स्तर की जो कोशिकाएं होती है वल्कुट की, उसके मध्य रंगाकण पाए जाते हैं, रंगाकण पाए जाते हैं, जिसके कारण बालों का रंग होता है। रंगाकण, इस जो रंगाकणों की कोशिकाएं होती है ना, ये रंगाकण की जो कोशिकाएं होती है, इसकी कमी हो जाने पर वल्कुटी कोशिकाओं में हवा भर जाती है, इस कारण बाल सफेद दिखाई देते हैं। वल्कुटी को जो कोशिकाएं होती है उसमें हवा भर जाती है, इनकी कमी हो जाती है रंगाकण कोशिकाओं की, जिसके कारण उसमें हवा भर जाती है, जिससे बाल क्या हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। तीसरा है मध्यांश, ये रोम का सबसे भीतरी और मुख्य भाग होता है, सबसे अंदर वाला भाग होता है, भीतरी भाग होता है, अंदर मुख्य भाग होता है। इसमें परस्पर सटी हुई जो बहुकोणीय कोशिकाएं होती है वो पाई जाती है, कोशिकाएं रोम का अक्ष बनाती है, आंतरिक जो अक्ष होते हैं वो बनाती है। तो रोम कांड ये हो गया रोम की संरचनाएं। इसके अलावा इसका जो 5वां भाग होता है वो होता है एरेक्टर पिलाई पेशियां। ये विशेष प्रकार की पेशियां हैं जो एरेकी तंतुओं की बनी होती है, विशेष प्रकार की पेशियां होती हैं जो विशेष तंतुओं से बनी होती है। पेशियां पुट्टिका से निकलकर चर्म में लगती है। जो
पेश पुट्टिका से निकल कर क्या करती है, चर्म में लगी रहती है, चर्म के अंदर प्रवेश करती है और बालों की गति का संचालन करती है। बालों की गति करती है, कम बढ़ते रहते हैं तो उसकी गति का संचालन करती है एरेक्टेड पिलाई कोशियाँ, जो चर्म से बनी रहती है, चर्म में लगी रहती है, पेश या पुट्टिका से निकल करके, इस पुट्टिका से निकल करके चर्म में लगी रहती है। जब यह संकुचित होती है, सिकुड़ती है, तो बाल खड़े हो जाते हैं। जब ये जो ये पिलाई कोशिया पेशियाँ हैं, कोशिकाएं हैं, ये जब सिकुड़ती है तो ये क्या करती हैं, बाल खड़े कर देती है। भय की अवस्था में जब डर लगता है या ठंड लगती है तो बालों का खड़ा होना इन्हीं पेशियों द्वारा नियंत्रित होता है, इन्हीं इरेक्टर पेशियों से। जब ठंड लगती है या डर लगता है तो इन पेशियों द्वारा ये नियंत्रित होता है। इन पेशियों के चारों ओर तंत्रिका तंतु लिपटे रहते हैं, तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, क्योंकि इसके बाद में हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगले पार्ट में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा होगा त्वक पेशियाँ होगा, त्वक ग्रंथियाँ होंगी, इनके बारे में हम पढ़ करके अगले टॉपिक में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। अब आप हमें इस वीडियो के द्वारा ये बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि इस टॉपिक में हमारी क्या कमी रह गई, क्या समस्या नहीं है, क्या समस्या है आपकी, क्या प्रॉब्लम है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि लॉकडाउन के कारण कई बच्चों की जो पढ़ाई है 12th की वो रुकी हुई है और हमारे पास समय कम मिलेगा आगे पढ़ने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँचे। ओके, धन्यवाद।